हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। 11th की चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है कार्यपालिका। ठीक, वैसे तो क्लास 11th में पहले कार्यपालिका के बारे में जानकारी है, उसके बाद विधायिका के बारे में जानकारी है, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में जानकारी है, जबकि पहले होना चाहिए था विधायिका या विधानपालिका, उसके बाद होना चाहिए था कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका होना चाहिए था। कोई नहीं, पहले हम कार्यपालिका पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि समझाने की प्रक्रिया से या फिर समझाने के पर्पज से पहले अगर आप विधायिका समझ लें तो उसके बाद आपको कार्यपालिका समझने में आसानी होती है, क्योंकि पहले काम विधायिका का होता है, परंतु जो कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका क्या रोल है, क्या उनकी भूमिका है हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने में, तो उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज जानेंगे कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, वह क्या होती है। ठीक है, इन सभी बातों का आज आंसर इसी वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। ठीक, इसके बाद कार्यपालिका के भारत में कितने रूप हैं, कार्यपालिका के कितने रूप हैं, ठीक है, या कितने उसके प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि विश्व स्तरीय कार्यपालिका कितने रूप से जानी जाती है या विश्व स्तरीय कार्यपालिका कितने रूप में होती है। ठीक, साथ ही साथ हम फिर जानेंगे कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। ठीक, इसके साथ ही इस चैप्टर में हम करेंगे स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्यपालिका क्या है या क्या होती है। एक एक करके इसी भी टॉपिक को आप इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि फिर मेरे को समझाने में आप लोगों को आसानी पड़े। ठीक, कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका एक ऐसी निकाय या एक ऐसी संस्था है, ठीक, जिसके द्वारा भारतीय संसदीय प्रणाली को सुचारू रूप दिया जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो यही प्रक्रिया है कि क्या होता है, क्योंकि एक होती है हमारे पास सरकार, देश में जो सरकार है, ठीक, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक, जैसे संसद के 3 अंग हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे ही सरकार के भी 3 अंग होते हैं। इसको हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका। अब सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए या सरकार का सुचारू रूप से चलने के लिए इन तीनों का आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी है। समन्वय बोले तो तालमेल, बैलेंस होना। जब ये तीनों मिलकर अच्छे से कार्य करेंगे तब उसी को कहा जाएगा गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसको कहा जाएगा। वैसे गवर्नेंस का आपका एक अगला ही टॉपिक है, ठीक है, वो एक पूरा का पूरा टॉपिक है। गवर्नेंस क्या है, सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार की कौन कौन सी नीतियां होती है, कैसे वो अपनी नीतियों को पालन करवाती है, कौन कौन सी योजनाओं के तहत कौन कौन से उन्होंने अपनी नीतियों को चलाया है। साथ ही साथ देश में समय समय पर जो संविधान में संशोधन हुए हैं, उन संशोधन का किन किन विषय से संबंध जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें। जैसे कि एक आपका लेटेस्ट में अभी सन 2019 में, ये डेट याद रखना, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त 2019,
ठीक, ये वो डेट है, ठीक है। इसमें 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर संशोधन बिल लेके आया गया था। उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा में आया था, फिर पास भी हुआ, और 7 अगस्त को 2019 को राष्ट्रपति जी ने इसको सिग्नेचर कर दिए थे इस बिल पर। और उसके बाद यहाँ से अब जम्मू कश्मीर का जो राज्य से यूटी में कन्वर्ट होने का जो प्रक्रिया थी वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी थी। और फिर अंत में 31 अक्टूबर 2019 को ये पूर्ण रूप से JNK एक स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ये सब काम होते हैं कि गवर्नेंस में यही सब चीज़ें आती है कि सरकार कैसे देश को चलाती है, क्या कैसे देश को चलाने के लिए कौन कौन से वो कार्य करती है, कौन कौन से उसके सहयोगी होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का क्या रोल होता है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों का क्या रोल होता है, उप मंत्रियों का क्या रोल होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं अपने कार्यपालिका के। सरकार के जो अहम अंग है आपका कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका एक ऐसी निकाय है जिसके द्वारा संसदीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसका काम क्या होता है? वैसे तो बेसिक सबसे पहले काम विधायिका का होता है। विधायिका क्या कार्य करती है? तो विधायिका का काम होता है कि रूल रेगुलेशन नियम को बनाना। ठीक है, ये रूल्स जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है, कानून वे कहते हो विधि निर्माण विधायिका के द्वारा होता है। और उसी के बाद अगला ही काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका का काम होता है इन्हीं रूल, इसी नियम, इसी कानून, इसी विधि को देश में लागू करवाना व उसका पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। और यदि किसी कारणवश देश की प्रक्रिया में या भी नियम कानून कोई ऐसा बन गया जिससे राष्ट्रीय हित में नहीं है या फिर देश की जनता को उस पर कोई आपत्ति होती है, और यदि कोई ऐसा जबरदस्ती का कानून जो राष्ट्रीय हित में नहीं है, तब उसके ऊपर न्यायपालिका की भूमिका आती है। ठीक, फिर न्यायपालिका उस कानून के माध्यम से, क्योंकि देश की जनता जो है वो संविधान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, और संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका, जिसको तुम सुप्रीम कोर्ट कहते हो, ठीक है, डायरेक्टली उसको एक माना जाता है। और जो देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसको जनता एक अपना मतलब देश निर्माण में या फिर देश की प्रक्रिया में सब कुछ काम कराने के लिए इनको एक कार्य दे देती है, और उन पर पूरा विश्वास रखती है कि जो भी ये देश के लिए नियम या कानून या भी जो भी करेंगे वो देश के हित में होगा। इसीलिए पर कभी कभी किसी कारणवश जनता के ऐसे जनता के खिलाफ कुछ ऐसे विधि या फिर विधेयक पास हो जाते हैं या बन जाते हैं जिसमें जनता का एक एरिया बोले तो कि देश है, ठीक है, कुछ एरियो के लिए वो चीज़ सही साबित होती है तो कुछ एरियो के लिए वो चीज़ गलत साबित होती है। फिर उस केस में जनता जो होती है आंदोलन या फिर क्रांति का रूप ले लेती है, और जिसके कारण देश की प्रक्रिया को सुचारू चलाने में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना सरकार को करना पड़ता है। इसलिए सरकार इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि कोई ऐसा काम ना कर दूं जिसके कारण जनता को दिक्कत हो। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं कि कार्यपालिका के कितने रूप हैं। तो कार्यपालिका के भारत में कार्यपालिका के 2 रूप हैं। एक है आपका स्थायी कार्यपालिका, ठीक है, क्या है, एक है स्थायी कार्यपालिका और एक है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका बेसिकली वो लोग होते हैं जिसमें आपके समस्त सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसी प्रतियोगिता के द्वारा कोई विशेष बोर्ड या संस्था करती है। ये अपनी
सेवा निवृत्त तक देश सेवा में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सारे सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे IAS, IPS, IRS, IFS, ठीक, ये सब, क्योंकि जितने भी ये IAS होते हैं ये सारे के सारे सरकार को सुचारू चलाने के लिए सरकार के सचिवालय में, जैसे लोकसभा सचिवालय में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में, आपका गृह मंत्रालय के अंदर में जितने भी सचिव होते हैं सारे सचिव यही IAS अधिकारी होते हैं। ठीक, और इनके माध्यम से सरकार कार्य करती है, क्योंकि जो अस्थायी कार्यपालिका में जो जितने भी मंत्री हैं या जिनको जनता चुनाव के माध्यम से संसद या विधानसभा भेजती है, ठीक है, भेजती है, ये प्रतिनिधि अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं या सदस्य कहलाते हैं। ठीक, इनकी जो नियुक्ति होती है ये अपनी एज में जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल की एज पे नौकरी पर आया तो उसकी जो सेवानिवृत्ति है वो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। जो रिटायरमेंट होगा, ठीक है, या सेवानिवृत्त होगा वो स्थायी कार्यपालिका का होगा। और जो सरकार के जाते ही सरकार जो आती है 5 साल के लिए, अगर लोकसभा में है तो 5 साल के, राज्यसभा में तो 6 साल के लिए। ठीक है, राज्यसभा वैसे कहीं भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा के द्वारा ही सरकार का गठन होता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो इंडिविजुअल मंत्रियों को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, तभी लोकसभा भंग हो जाती है और जितने भी मंत्री होते हैं वो हट जाते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा अगर चुनाव के माध्यम से सरकार गठित होती है, या फिर जो सेकंड हाईएस्ट सीट लेके लोकसभा में विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर उसको राष्ट्रपति न्योता देती है अगर सरकार गठित करने का, वो आती है तो फिर उनके मंत्री आ जाते हैं, फिर वो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। परंतु इन अस्थायी कार्यपालिका के और जनता के बीच में जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम सचिव कहते हैं, या फिर जो भी बड़ी पोस्ट पर स्थापित होते हैं, जो जनता के कार्य करते हैं, उन लोगों को हम स्थायी कार्यपालिका के ही रोल कहते हैं, क्योंकि उनके रोल स्थायी कार्यपालिका में है। जैसे मान के चलो एक मंत्रालय है, ठीक, एक गृह मंत्रालय है। इस गृह मंत्रालय में जो होम सेक्रेटरी होगा, ये होम सेक्रेटरी एक IAS अधिकारी होगा। ठीक, ये IAS अधिकारी होगा। जो गृह मंत्री होगा ये देश के द्वारा या जनता के द्वारा चुना हुआ वो प्रतिनिधि होगा जो किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आया है, और कैबिनेट में उसका एक स्थान है, उसको एक मंत्रालय मिला हुआ है। और इस होम सेक्रेटरी के नीचे जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति किसी संस्था के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, जैसे कि बोर्ड है, SSC कमीशन है, इसके द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नियुक्त होकर आते हैं। इसके साथ साथ में UPSC है, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट भी कुछ जो अपनी ग्रुप C या फिर ग्रुप D की पोस्टों को कभी कभार अपॉइंट करते हैं, जो स्पोर्ट्स कोटे से होते हैं वो लोग, ये सारे के सारे आपके स्थायी कार्यपालिका सदस्य होंगे। यहाँ भी स्थायी कार्यपालिका सदस्य होगा, पर जो मंत्री होगा ये अस्थायी कार्यपालिका का होगा। ठीक, इसके बाद हम ये जानते हैं कि कार्यपालिका में कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल संबंधित हैं। पहले जानते हैं कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक। इसके साथ प्रधानमंत्री के
प्रधानमंत्री के साथ में आपके कैबिनेट मंत्री, एक होता है आपका आंतरिक कैबिनेट, जिसे तुम किचन कैबिनेट के नाम से भी जानते हो, आंतरिक कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक कैबिनेट। ये कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंतरिक कैबिनेट के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके होते हैं कैबिनेट मंत्री के साथ में उप मंत्री। ठीक, और प्रधानमंत्री के साथ ये सारा स्लैब क्या कहलाता है, मंत्री परिषद। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री जितने भी होते हैं वो आपके मंत्री परिषद कहलाते हैं, मंत्री परिषद। ठीक, उप प्रधानमंत्री वर्तमान में तो है नहीं। ठीक है, इससे पहले जो कार्यकाल रहे हैं प्रधानमंत्रियों के उनमें रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इनका बहुत रोल है प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री ही हमारे देश के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देश के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, परंतु सरकार के प्रमुख कौन कहलाते हैं, प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ठीक, एक तरीके से देखा जाए तो नाम मात्र अध्यक्ष राष्ट्रपति है। क्यों है हमारे देश में ऐसा, क्योंकि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। क्या है हमारे देश में, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा। ठीक है, परंतु सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा के प्रति जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी, राष्ट्रपति की नहीं होगी। विधायिका के प्रति जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी, राष्ट्रपति की नहीं होगी। राष्ट्रपति का कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह या परामर्श पर ही वो कार्य करता है। साथ ही साथ ये भी संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, परंतु ये उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति उसी को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री को ही राष्ट्रपति नियुक्त जो करेगा, ठीक है, वो ऐसे किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर देगा जो कि देश के जनता के द्वारा चुन के नहीं आया है। सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में उसे ही नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक, इसके साथ ही जानते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री में वर्तमान में 26 मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना मंत्री परिषद में कुल लोकसभा के सीटों का 15%, मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा की सीटों का 15% के ही सदस्य मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री में 26 मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा एक कार्यपालिका में भारतीय संविधान के भाग 5 को संघीय कार्यपालिका कहा जाता है। यदि केंद्र सरकार के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप संविधान के भाग 5 को पढ़िए। राज्य सरकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप भाग 6 को पढ़िए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक
उल्लेख है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति से संबंधित जो अहम आर्टिकल हैं, मैं इसकी आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा राष्ट्रपति चुनाव वाले में, उसमें भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो मैं आपको इसमें बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित अहम जो आर्टिकल हैं उसके बारे में, साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सबसे मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत की जनता बहुत सारी है, इसमें सारे ही लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक आम जनता को ज़्यादा टफ प्रोसेस समझाना बहुत मुश्किल है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हमारे भारत में होता है वो एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, ये बात सभी जानते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। और इसमें वोट कौन डालेगा और क्या वोट वैल्यू होगी, क्या एमपी और जो राज्य के जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं एमएलए, उनकी वोटों की वैल्यू इक्वल होती है, क्योंकि किसी राज्य में तो कम विधानसभा की सीटें हैं, किसी राज्य में ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, किसी राज्य में लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं और किसी राज्य में लोकसभा की सीटें कम हैं। तो उस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में तो किसी के वोट की वैल्यू कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी। तो राष्ट्रपति का चुनाव कराने में ऐसी कौन सी विधि का, ऐसे कौन से मेथड का प्रयोग होता है जिससे कि सब इक्वल हो जाए और किसी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी आपत्ति ना हो। और देश का एक राष्ट्रपति चुनना है तो हर कोई भी उस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश के लिए चुनना है। अब जनता का सिस्टम क्या है भाई, जनता ने वोट डाला, उनने अपने प्रतिनिधि को चुना, उन प्रतिनिधियों ने मिलकर अपने लिए अपने लीडर को चुन गया और वो देश का पीएम बन गया। यहाँ तक ये प्रोसेस जनता को समझाना आसान है, क्योंकि भोली वाली जनता को हम थोड़ा सा टफ प्रोसेस नहीं समझा सकते। रीज़न है हमारे देश की जो साक्षरता है, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, हमारे देश का जो प्रशासन का जो हाल है, जिसके कारण। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अहम है आपका आर्टिकल, वैसे आर्टिकल ये सब नोट कर सकते हैं आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही जो कार्यपालिका में आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 62 क्या कहता है और आर्टिकल 71। ये 5 आर्टिकल बहुत अहम हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में हम एक रेफरेंस के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे आर्टिकल 54 ये कहता है कि वोट कौन करेगा, वोट कौन करेगा। ठीक है, कि इसमें वोट कौन कौन डालेंगे, जनता वोट डालेगी कि जो एमपी है, एमएलए हैं या फिर विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे होगा, कौन से मेथड से होगा। ठीक है, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होगा, समानुपातिक होगा कि समानुपातिक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 57 ये कहता है वो कि राष्ट्रपति का चुनाव में री इलेक्शन, जैसे कि पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया है तो दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है, उस वाली प्रक्रिया को बारे में बताता है, ये री इलेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचित के बारे में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 62 ये बताता है कि इसका टर्म कितना होगा। ठीक है, वर्तमान में एक चीज ध्यान रखना, 25 जुलाई निर्धारित है भाई साहब, 25 जुलाई को राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। जैसे कि अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने जब अब सीट अपनी ग्रहण की होगी तो वो डेट 25 जुलाई होगी, क्योंकि 1977 के बाद से ये फिक्स हो चुका है। आप 25 जुलाई को ऐसा एक प्रक्रिया कर लेते हैं कि 17 तारीख को चुनाव होते हैं, 20 तारीख को गिनती होती है जुलाई के महीने में, और 25 तारीख तक, ठीक है, 25 तारीख तक नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए और 25 तारीख को पुराना राष्ट्रपति हट जाएगा, क्योंकि वो पद एक भी दिन खाली नहीं रहता। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। उसके बाद आर्टिकल 71 ये बताता है यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उस पर कार्रवाई के लिए उस पर क्या करना है वो आर्टिकल 71 हमें बताता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना तो हमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पढ़ना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। ये 5 आर्टिकल बहुत अहम है। साथ ही साथ
इसमें आप एक पढ़ोगे कार्यपालिका के चैप्टर में कि विश्व में कितने आधार पर, विश्व में कितने स्तरीय कार्यपालिका है। तो विश्व में कितने स्तरीय की कार्यपालिका है ये ध्यान रखना। मैं इसका आपको अगले वीडियो में पूरा इसको समझाऊंगा। एक होती है आपकी संसदीय प्रणाली जो कि भारत में है आपके, ये कनाडा में भी चलती है, ये जर्मनी में भी चलती है, ये जापान में भी चलती है। एक होती है आपकी अर्ध अध्यक्षात्मक एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको 3-4 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के साथ मैं आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन प्रणाली के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।